Hi everybody. The topic of this video is plea of alibi, section 11 of the Indian Evidence Act 1872. Section 11 of the Indian Evidence Act 1872. When facts not otherwise relevant become relevant, facts otherwise not relevant are relevant. Facts जो otherwise relevant नहीं होते हैं वो relevant हो जाते हैं. तो किन किन केस में जो है फैक्ट्स रेलिवेंट ना होते हुए भी रेलिवेंट हो जाते हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज इफ़ अगर दे आर इनकॉन्सिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. ये जो फैक्ट्स है वो किसी भी फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट से इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं तो ये जो फैक्ट्स नॉट रेलिवेंट होते हैं वो फैक्ट्स क्या हो जाते हैं, रेलिवेंट हो जाते हैं. ओके अगर कोई भी फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट से फैक्ट्स जो है वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो वो जो फैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा. ओके सेकंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं. इफ़ अगर बाय देम सेल्फ ये जो फैक्ट है ये खुद से और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स किसी और फैक्ट के कनेक्शन के साथ दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल. ये जो कोई भी फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के साथ इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या फिर इम्प्रोबेबल करता हो. ओके तो ये जो फैक्ट्स है वो क्या हो जाएगा, ये जो नॉट रेलिवेंट फैक्ट्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएगा. ओके इसे हम लोग इलास्ट्रेशन से समझते हैं. फर्स्ट इलास्ट्रेशन में क्या दिया गया है. द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट कलकत्ता ऑन ए सर्टेन डे. क्वेश्चन क्या है कि क्या ए ने एक क्राइम किया है कोलकाता में किसी एक दिन. ओके ऑन ए सर्टेन डे किसी एक दिन. फैक्ट्स क्या है, द फैक्ट्स डैट ऑन दैट डे उस दिन ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट. फैक्ट क्या है कि उस दिन जो ए जो है वो कहाँ पर था, वो लाहौर में था, वो कोलकाता में था ही नहीं. तो ये जो फैक्ट क्या हो जाएगा, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा. ओके द फैक्ट दैट नियर द टाइम. फैक्ट क्या है कि नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड. जिस समय क्राइम हो रहा था उस समय क्या था, ए वाज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड. ए क्या था, जिस जगह पे क्राइम हुआ उस जगह से काफ़ी दूर पर था. ओके विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल दो नॉट इम्पॉसिबल. तो इसे रेंडर करता है कि ये हाईली इम्प्रोबेबल है लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है. जिस जगह पे क्राइम हो रहा था उस जगह से ए जो है वो काफ़ी दूर पर था. ओके तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डैट ही कमिटेड इट. इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ए ने क्राइम किया. तो ये जो फैक्ट क्या होगा, ये क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा. ओके दूसरा इलास्ट्रेशन क्या है. द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम. क्वेश्चन क्या है कि क्या ए ने क्राइम किया है. सर्कमस्टांसेस क्या है, द सर्कमस्टांसेस आर सच डैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाई ए बी सी और डी. ये जो क्राइम हुआ है ये क्राइम किसने किया है, आइदर ए ने किया है या बी ने किया है या सी ने किया है या फिर डी ने किया है. ओके एवरी फैक्ट विच शोज that the crime would have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C और D. जितने भी फैक्ट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं, सोर्स दिखा रहे हैं कि ये जो क्राइम हुआ है ये B ने नहीं किया है, ना ही C ने किया है, ना ही D ने किया है. तो 4 लोग टोटल थे जिसमें 3 लोग चले गए तो बच गया कौन, A. तो क्राइम किसने किया है, A ने किया है. तो ये फैक्ट क्या हो जाएगा, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा. ओके हाईली प्रोबेबल क्या है कि ए ने ही क्राइम किया है. तो ये जो फैक्ट क्या हो जाएगा, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा. ओके अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई. प्ली ऑफ एलिबाई एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्ली ऑफ एलिबाई क्या है इसे जान लेते हैं. सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज रिलेटेड विद द प्ली ऑफ एलिबाई. सेक्शन 11 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो प्ली ऑफ एलिबाई से रिलेटेड है. एलिबाई का क्या मतलब होता है, एलिबाई इज ए लैटिन वर्ड. एलिबाई एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स जिसका मतलब होता है एल्सवेयर और समवेयर एल्स, कहीं और पर. ओके अ प्ली ऑफ एलिबाई इम्प्लाइज दैट द accused was physically not present at the scene and time of the commission of an offense due to the reason that he was present somewhere else. plea of alibi क्या है, plea of alibi ये बताता है कि accused जो है जिस समय क्राइम हुआ
वो उस समय था नहीं, ना ही उस जगह पर था, वो कहीं और पर था। एक्यूज जो है ना तो जब क्राइम हो रहा था उस जगह पे था, ना ही उस समय था, वो कहाँ था, वो कहीं और पर था। प्ली ऑफ एलिबाई का यही मतलब होता है। ओके, इन क्रिमिनल लॉ दिस प्ली इज यूज्ड बाय एक्यूज्ड अगेंस्ट द कमीशन ऑफ एन एलेज्ड ऑफेंस। प्ली ऑफ एलिबाई को जो एक्यूज पर्सन यूज़ करते हैं एज ए डिफेंस, अपने डिफेंस में यूज़ करते हैं कि जब क्राइम हुआ था मैं उस समय था नहीं वहाँ पर, मैं कहीं और पर था। ओके, प्ली ऑफ एलिबाई इज ए रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? रूल ऑफ एविडेंस है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। हु मे टेक अ प्ली ऑफ एलिबाई? प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस कौन ले सकता है? प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस जो है वो एक्यूज पर्सन लेते हैं। जिस पर्सन के ऊपर ऑफेंस लगा है, जिस पर्सन के ऊपर जो पर्सन एक्यूज्ड है, उस वो जो है वो क्या करता है, प्ली ऑफ एलिबाई को एज ए डिफेंस यूज़ करते हैं। ओके, अ पर्सन टेकिंग अ प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन एलेज्ड ऑफेंस। द accused must plead his presence elsewhere at the time of the commission of the alleged offense. Okay, when to raise the plea of alibi? कब plea of alibi को raise किया जाता है? In order for a plea of alibi to be effective, plea of alibi को effective बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? It is always wise to make the plea at the earliest possible time in the initial stage of the case. केस का जब अर्ली स्टेज होता है उसी समय प्ली ऑफ एलिबाई को यूज़ करना चाहिए। ओके, दिस स्टेज वुड बी एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यू। ये स्टेज क्या हो सकता है? फ्रेमिंग ऑफ स्टेज का भी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जब किया जाता है, जब चार्ज फ्रेम किया जाता है उस समय भी प्ली ऑफ एलिबाई का जो है पिटीशन या प्रेयर किया जा सकता है, या फिर प्रिलिमिनरी हियरिंग के समय। ओके, हाउएवर in some jurisdiction there may be a requirement that the accused disclose of defense prior to the trial. कुछ जुरिस्डिक्शन में क्या है, एक्यूज जो डिफेंस यूज़ करते हैं वो ट्रायल के पहले करना चाहिए उन लोगों को। ये कुछ जुरिस्डिक्शन में दिया गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जुरिस्ट इन अदर जुरिस्डिक्शन, और दूसरे जो जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या है, हैव हेल्ड एन ऑप्शन दैट द मैंडेटरी अर्ली डिस्क्लोजर ऑफ एलिबाई इज़ अनफेयर। जो एलिबाई जो है स्टार्टिंग में ही जो डिस्क्लोज किया जाता है वो अनफेयर होता है। ये कुछ जुरिस्डिक्शन में दिया गया, अनफेयर है एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी, पॉसिबली इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखते हैं प्ली ऑफ एलिबाई इज़ नॉट मेंटेनेबल। प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो कुछ केसेस में मेंटेनेबल नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से केसेस है जिसमें प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो मेंटेनेबल नहीं होते हैं? वो कौन कौन सा केस है? ये टॉर्ट का केस है। टॉर्ट के केस में प्ली ऑफ एलिबाई जो होता है वो मेंटेनेबल नहीं होते हैं। डिफेमेशन के केस में जो प्ली ऑफ एलिबाई मेंटेनेबल नहीं होते हैं। केसेस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के केसेस में भी प्ली ऑफ एलिबाई मेंटेनेबल नहीं होते। मैट्रिमोनियल केसेस में भी प्ली ऑफ एलिबाई जो है होता है वो मेंटेनेबल नहीं होता है। डिवोर्स सूट में भी नहीं होता है। सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही प्ली ऑफ एलिबाई जो होता है वो एप्लीकेबल होते हैं। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट केसेस क्या है वो देख लिया। फर्स्ट केस इज मुंशी प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 to 500 yards between place of occurrence cannot be said to be presence elsewhere. It cannot be impossibility to be at place of occurrence and also at पंचायत मीटिंग। इसमें इस केस में क्या बताया गया है कि जो डिस्टेंस जो है अगर 400 से 500 यार्ड का हो तो उसे उस डिस्टेंस को वो ये जो डिस्टेंस का इस डिस्टेंस पर अगर कोई डिफेंस करता है प्ली ऑफ एलिबाई का तो वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि कोर्ट ने बताया कि 400 से 500 यार्ड का डिस्टेंस ऐसा कोई इम्पॉसिबल डिस्टेंस नहीं है जिसमें जो है एक्यूज पर्सन जाके क्राइम करके ना आ पाए। ओके, इस केस में ये बताया गया है। दूसरा केस क्या है, विनय कुमार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था, वी मस्ट bear in mind that alibi not an exception, special or general, envisaged in the Indian Penal Code or any other law। इसमें क्या बताया गया है कि एलिबाई जो है वो एक्सेप्शन नहीं है इंडियन पिनल कोड में या फिर किसी अदर लॉ में। इट इज़ ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस, ये सिर्फ एक रूल ऑफ एविडेंस है, रिकॉग्नाइज इन सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 में दिया गया है। डैट की
फैक्ट्स विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द फैक्ट इन इश्यू आर रेलिवेंट। वो जो फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इश्यू के साथ इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं वो फैक्ट क्या हो जाता है, रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट जो है रेलिवेंट होते हैं। कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होते हैं, वो फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इश्यू के साथ इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं वो फैक्ट क्या होता है, वो रेलिवेंट फैक्ट होता है। ओके, विजय पॉल वर्सेस स्टेट, इस केस में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the burden on the accused is rather heavy and he is required to establish the plea of alibi with certitude. The plea can succeed only if it is shown that the accused was so far away at the relevant time that he could not be present at the place where crime was committed. इस केस में क्या बताया गया था कि जो plea of alibi का जो डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और एक्यूज जो है वो जिस जगह पर क्राइम हुआ है, जिस प्लेस पे क्राइम हुआ है, जिस समय हुआ है, उस जगह से एक्यूज जो है वो उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो एडमिशेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट केस शैंटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस द विटनेस टेस्टिफाइड दैट दे हैव सीन द डिसीज्ड बीइंग शॉट एट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 यार्ड। जब केस चलते हैं, केस चलने के दौरान क्या होता है, विटनेस जो होता है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ओके, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय ये जो विटनेस है उसने क्या कहा था कि जो विक्टिम है जिससे गोली चलाया गया था, जिसके ऊपर गोली चलाया गया था, उससे गोली चलाया गया था 25 यार्ड के डिस्टेंस में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, द मेडिकल ओपिनियन इंडिकेटेड दैट द नेचर ऑफ द वाउंड वाज सच दैट it could have been caused only from a distance of less than a yard. मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया था कि गोली जो चला था वो 1 यार्ड के डिस्टेंस में चला था, 25 यार्ड के डिस्टेंस में नहीं चला था। ओके, तो ये जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, द एक्सपर्ट ओपिनियन हेयर रेंडर द टेस्टिमोनी ऑफ द विटनेसेस हाईली इम्प्रोबेबल। तो ये जो विटनेस जो अपना गवाही दिया ये इम्प्रोबेबल हुआ और जो मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट जो हुआ वही हाईली प्रोबेबल हुआ। तो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट है उसे ही एडमिशेबल एडमिट किया गया। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन फ्यूचर में और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।